नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। फिजिक्स वन लाइनर हम पढ़ रहे थे। चलते हैं आज की क्लास पर। सबसे पहला टॉपिक है आज का महत्वपूर्ण भौतिक स्थिरांक। पहला है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है प्रकाश की चाल का मान। नेक्स्ट है फिर मानक गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कई जगह इसको 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी दिया जाता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय नियतांक यानी जी कैपिटल जी का मान। तो यह होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम यानी केजी। प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.60 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। मूल आवेश ई का मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक यानी एच का मान कितना होता है? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक के का मान 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। एवोगाद्रो नियतांक 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। सार्वत्रिक कोण नियतांक आर का मान कितना होता है? 8.31 जूल प्रति मोल के होता है। विद्युतशीलता नियतांक कितना होता है? 8.85 गुणा 10⁻⁻12 फेराडे प्रति मीटर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.49 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है पृथ्वी का औसत घनत्व। पृथ्वी की त्रिज्या 10.38 गुणा 10⁻6 मीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणा 10⁸ मीटर है। मानक वायुमंडलीय दाब कितना है? तो 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल है। जल का घनत्व कितना होता है? 1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 4.18 गुणा 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम होती है जल की विशिष्ट ऊष्मा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या फिर 3.34 गुणा 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है फिर भाप की गुप्त ऊष्मा। तो भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 539 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या 2.25 गुणा 10⁻6 जूल प्रति किलोग्राम होती है। वायुमंडल का घनत्व कितना है? 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। एनटीपी
पर वायु में ध्वनि की चाल यानी कितनी हो जाएगी, 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। एनटीपी का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी सामान्य ताप एवं दाब बल। चलो आगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1440 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है, तो 10 की पावर 13 किलोमीटर के बराबर है। एक हॉर्स पावर अश्वशक्ति एचपी किसके बराबर, 746 वाट के बराबर होती है। एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर। वायु का घनत्व कितना होता है, 1.3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। एक किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक मेगा ओम 10 की पावर 6 ओम के बराबर होता है। एक माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। नेक्स्ट है फिर, कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, तो 41 डिग्री 31 सेकंड होता है। जल वायु के लिए क्रांतिक कोण 41 डिग्री 39 सेकंड होता है। सॉरी मिनट होगा, यहां सिंगल डेज दिया गया है। 41 डिग्री 31 मिनट और 41 डिग्री 39 मिनट। नेक्स्ट है, एक गोस बराबर 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर, एक गोस बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और 10 की पावर -4 न्यूटन प्रति एम्पियर के बराबर होगा। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है या सेल्सियस होती है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। कांच की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 0.03 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होती है। स्टील के लिए ताप कितना होता है, 770 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट अब है, इधर तो है उपकरण का नाम और यहाँ उनके कार्य। तो सबसे पहले आता है केस्कोग्राफ। तो केस्कोग्राफ का कार्य क्या है, तो केस्कोग्राफ का कार्य है पौधों की वृद्धि में वृद्धि मापन में। तो केस्कोग्राफ होता है वो पौधों की वृद्धि का माप करता है। फिर है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर किस काम में आता है, तो जलयानों पर सही समय की माप के लिए या जलयानों पर सही समय का पता करने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम का उपयोग किसमें किया जाता है, तो हृदय गति की जांच के लिए कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर का उपयोग ऊष्मा की मात्रा के मापन में कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। गाइगर काउंटर। तो गाइगर काउंटर का उपयोग रेडियो एक्टिवता के मापन में किया जाता है। गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का उपयोग घूमती वस्तु की गति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता के मापन में किया जाता है। ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग गाड़ी के पहियों द्वारा तय की गई दूरी के मापन में किया जाता है। फेदोमीटर। तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग विमानों की ऊंचाई के मापन में किया जाता है। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की शक्ति तथा गति के मापन में किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग गैस का दाब ज्ञात करने में किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब ज्ञात करने में किया जाता है। फोटोमीटर का उपयोग दो प्रकाशमय वस्तुओं की प्रदीप्ति तीव्रता की तुलना करने के लिए फोटोमीटर का उपयोग
किया जाता है। पायरोमीटर, तो पायरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? दूर स्थित वस्तु की उच्च तापमापन में, जो वस्तु को दूर रखी हुई है उसका ताप उच्च है, उसके मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जितने भी थर्मल भट्टियां होती है, फर्नेस होती है, उसका ताप किससे मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग विमानों की ऊंचाई मापन में किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की शक्ति तथा गति के मापन में किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग गैस का दाब ज्ञात करने में किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब ज्ञात करने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फोटोमीटर, वापस से वही आ गया। फोटोमीटर का प्रयोग दो प्रकाशमय वस्तुओं की प्रदीप्त तीव्रता की तुलना करने में किया जाता है। और पायरोमीटर का प्रयोग दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापन करने में किया जाता है। वो पिछले वाला दोबारा आ गया ये। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापन में किया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइड्रो और हाइग्रो दोनों अलग अलग हैं। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता के मापन में किया जाता है। सिस्मोग्राफ, इसका प्रयोग पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंपों के मापन में किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने में किया जाता है। विस्कोमीटर का प्रयोग, तो विस्कोमीटर का प्रयोग द्रवों की श्यानता विस्कोसिटी मापन में किया जाता है। नेक्स्ट आता है टेकोमीटर। टेकोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? वायुयानों तथा मोटर बोटों की गति मापन में टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की दिशा तथा मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। ग्रेविमीटर का प्रयोग गुरुत्व मापन में किया जाता है। रेडियोमीटर का प्रयोग विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा के मापन में किया जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग सूर्य, चंद्रमा, टावर आदि की ऊंचाई ज्ञात करने में सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग रक्त दाब की तीव्रता मापन में किया जाता है, ब्लड प्रेशर मापने में। जीटा का प्रयोग ताप नाभिकीय ऊर्जा मापन में जीटा का प्रयोग किया जाता है। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का प्रयोग वर्णों की तीव्रता ज्ञात करने में क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? प्रतिक्रिया है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जब भी पत्थर को ठोकर मारते हैं हम, तो पत्थर की वापस प्रतिक्रिया होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के चोट लग जाती है। नेक्स्ट, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों की वर्चुअल गति के कारण द्रव्यों में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। पनडब्बियों के इंजनों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अब देखो जो नई जनरेशन की पनडुब्बियां आ रही है, उनमें जो रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर, उनसे भी उनका प्रयोग किया जा रहा है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से डीजल होगा, तो राइट आंसर इसका डीजल दिया गया है। नेक्स्ट है, एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं होता, तब वह कितनी ऊपर उठेगी? तो जितनी ऊंचाई से गिराया जाएगा उतनी ही ऊपर उठेगी, यानी 2 मीटर ऊपर उठ जाएगी, यदि उसके ऊपर कोई भी अन्य वेग या ऊर्जा, कोई भी बल उस पर कार्य नहीं कर रहा है। तो कागज पर फैली स्याही को
मसीचूस पत्र पर आवेशित कर लिया जाता है, क्योंकि जो मसीचूस होता है उसके रंध्रों के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लिया जाता है। जो मसीचूस पत्र होता है उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनके माध्यम से वो स्याही को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र कहाँ होता है? पैरों में होता है। इसलिए पानी की जो अलग अलग हाथों में बाल्टियां लेके जाते हैं वो आसान होती है बजाय एक हाथ में बाल्टी ले जाने की। जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता। उस समय वेग कैसा होगा? तो बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर होगा। कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो सिमटना इसमें क्यों दे रखा है? क्योंकि अगर बम्पर सिमट जाएगा ना तो जो यात्री बैठे होंगे उनके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। अगर आगे का बम्पर ज्यादा मजबूत होगा तो यात्रियों के ऊपर जो जड़त्व का नियम होता है वो लगेगा और यात्री एकदम से उछलकर आगे गिर जाएंगे। नेक्स्ट है, वाहनों के टायर अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं, क्योंकि जिससे वे फिसलन से बच सकें तथा न्यूनतम घर्षण हो। अच्छी तरह फुलाएंगे तो उनके अंदर घर्षण क्या होगा? न्यूनतम होगा और वो फिसलन से बच सकेंगे। नेक्स्ट है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? यह व्यक्ति को डूबने से बचाने हेतु उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। नेक्स्ट, किसी बांध की दीवार या नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वह क्षैतिज समतल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। नीचे क्या होगा? उसमें दाब अधिक लगेगा, इसी वजह से जो उसका आधार होता है, उसकी नींव होती है, वो अधिक चौड़ी होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहनों और विद्युत चलित उपकरणों में आंतरिक दहन इंजन की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता क्योंकि यात्री गति के जड़त्व में होते हैं। जैसे ही अगर बस ब्रेक लगाती है तो यात्री आगे की तरफ गिर जाएंगे, या फिर अचानक से बस अगर चलना प्रारंभ करती है तो यात्री पीछे की तरफ गिर जाएंगे। इसी वजह से ऊपरी डेक यानी छत पर यात्रियों को खड़ा नहीं होने दिया जाता। नेक्स्ट है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। नेक्स्ट है, आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार सदा एक समान रहता है। क्या रहता है? प्रकाश का वेग सदा एक समान रहता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कैसा होता है? तो सभी प्रेक्षकों के लिए समान होता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वो आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले को लुढ़कने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। समान समय और समान गतिज ऊर्जा लगती है। नेक्स्ट है, बॉल पेन जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सा है वो सिद्धांत? गुरुत्वीय बल पर। जो बॉल पेन कार्य करता है वो गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है।
वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? हाइग्रोमीटर है। फिर नेक्स्ट है, द्रव जो सर्वाधिक घना यानी विस्कासी होता है वो कौन सा है? तेल है। फुहारा यानी स्प्रेयर काम करता है किस पर? बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है फुहारा। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो अपकेंद्र बल के कारण जब दूध को मथा जाता है तो क्रीम अलग हो जाती है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना है किसकी? जड़त्व की। पहला नियम कौन सा? जड़त्व का है। साइकिल के पेडल चलाने में प्रयोग होता है कौन सी ऊर्जा का? गतिज ऊर्जा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल की आवश्यकता होगी, तब जाके क्रिकेट बॉल रुक पाएगी। कैंटिलीवर बीम का उदाहरण क्या है? झूमाझूमी यानी सीसो। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है? जो वायुदाब होता है वो कम होता है नीचे तलहटी की अपेक्षा, इसलिए पहाड़ों पर जल जो है वो कम ताप पर भी उबलने लगता है। और दूसरा है, जो खाना है वो भी जल्दी ही पक जाता है। चावल पकाना कठिन होता है, कहाँ कठिन होता है? पर्वत के शिखर पर चावल पकाना कठिन होता है क्योंकि जो जल है वो जल्दी उबलने लग जाता है और चावल कच्चा रह जाता है। नेक्स्ट, पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायुदाब कैसा होता है? कम होता है। वायुदाब घटने के साथ ही जल का क्वथनांक घट जाता है तथा वह उबलने लगता है। कब? जब 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप हो उस पर। गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, इसका कारण क्या है? कि हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है। पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन होता है किसके कारण? तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण पृष्ठीय तनाव होता है। नेक्स्ट है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे होती है तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि। नेक्स्ट, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलने पर क्या होता है? घट जाता है। इसी वजह से कपड़े जल्दी धुल जाते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? तो स्थितिज ऊर्जा है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। जो चाबी वाली घड़ी होती है उसमें चाबी भरते हैं जिससे वो चलने लगती है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, वापस से वही आ गया, किसी विशाल झरने की तली के पानी में द्रव स्थितिक दाब अधिक होने के कारण क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा अधिक हो। फिर है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। क्यों? क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है जबकि पत्थर का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, अतः वायु का प्रतिरोध पैराशूट में अधिक लगता है, इसलिए पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। फिर है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए जिससे उसकी चाल कम हो जाएगी। अगला है, फ्रिक्शन कोण और रियोज कोण क्या होता है? तो यह एक दूसरे के समान होते हैं। वह नियम जो इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, वह नियम कौन सा है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो एंटोनी लेवासिए ने प्रतिपादित किया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है, किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का कारण क्या है? तेल का पृष्ठ तनाव है। इसमें जो द्रव जो है वो ऊपर चढ़ता है, उसका एक कारण क्या होता है? केशिकत्व के कारण। तो वो केशिकत्व के कारण भी द्रव जो है वो ऊपर चढ़ जाता है। नेक्स्ट है, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल होते हैं। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण क्या है? वही पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट, रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जब गर्मी होती है, ग्रीष्म काल होता है, उसमें विस्तरण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। गर्मी के अंदर जैसे पटरी गर्म होती है उसमें क्या होता है? विस्तार होता है और जो अंतराल रहता है वो उसका पूरा हो जाता है, इसी वजह से दुर्घटना बच जाती है। यदि अंतराल नहीं छोड़ा जाएगा तो पटरियों में विस्तार होगा और पटरियां मुड़ जाएगी, तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर है, वह सिद्धांत जिस पर द्रव चालित ब्रेक काम करते हैं, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं, किस सिद्धांत पर? पास्कल नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। सबसे अधिक संवेग वाला कण कौन सा है? अल्फा कण है। अब पास्कल नियम में और क्या क्या आता है? जो अपने जैसे हाइड्रोलिक प्रेस होती है जिसमें हाइड्रोलिक पंप लगा होता है, वो भी पास्कल नियम पर कार्य करता है। जो हाइड्रोलिक क्रेन होती है वो भी पास्कल नियम पर कार्य करती है। जो जेसीबी होती है, जेसीबी जो कार्य करती है वो भी पास्कल नियम पर कार्य करती है। उसके जो हाइड्रोलिक पंप है वो पास्कल नियम पर ही आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है किससे? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। नेक्स्ट, दृढ़तांक अनुपात क्या है? अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति क्या कहलाती है? दृढ़तांक अनुपात कहलाती है। फिर नेक्स्ट, वह क्रिया जिसके द्वारा स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े सुखाए जाते हैं, तो उसमें कौन सी क्रिया लगती है? कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल लगता है। स्पिन ड्रायर्स है क्या है? गीले कपड़े को सुखाने वाला एक यंत्र है स्पिन ड्रायर्स। यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी उठेगा किसमें? केवल कांच केशिका नली में पानी ऊपर उठ जाएगा। केशिकत्व कहा जाता है किसे? केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को क्या कहा जाता है? केशिकत्व कहा जाता है। चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है, जमीन पर खड़े एक प्रेषक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर दिखाई देगा कैसा? परवलयिक यानी पैराबोलिक पथ लेता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट है, वायुयान खड़े धूप में हवाई करतब दिखा सकता है किसके कारण? अभिकेंद्र बल के कारण दिखा सकता है वो हवाई करतब। वह सिद्धांत जो रॉकेट की गति पर लागू होता है, कौन सा सिद्धांत है वो? संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास से समाप्त करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।